हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोग लेके आ गए हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है। और ये फिफ्थ पेपर है और ये आप लोग का 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का ये पेपर आप लोग को देखने को मिलता है। और हम बात करते हैं कि ये पेपर का जो पैटर्न होता है वो तीन भाग में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। इसमें से आप लोग को कुछ गाइडलाइन दिया जाता है उसको, जिसको आप लोगों को फॉलो भी करना होता है। तो हम लोग सीधे बात करते हैं, फर्स्ट की तरफ चलते हैं और सबसे पहले इसी को देखते हैं। जैसे सेक्शन ए की हम लोग बात करते हैं तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें हम लोगों को 5 क्वेश्चन दिया होता है और पांचों क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो हम लोग सीधे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की हम लोग तरफ चलते हैं। जैसे कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो ग्रीन हाउस होता क्या है ये आप लोग जानते ही होंगे। और ग्रीन हाउस होता है तो उससे इफेक्ट भी तो होता है, उससे एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो यहाँ डिसएडवांटेज लिखना है, यानी कि डिमेरिट लिखना है या फिर इफेक्ट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो ग्रीन हाउस होता है। ठीक है, उसमें जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं या फिर मेथेन गैस होते हैं, जो सूर्य की गर्मी को पकड़कर पृथ्वी को तापमान की बढ़ाते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस में होता ये है कि वो क्या कहते हैं, एक जब अंदर चले जाते हैं, ग्रीन हाउस में प्रवेश कर लेते हैं तो बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें का तापमान बढ़ा देते हैं। उसमें कुछ गैस होते हैं जो कि काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में आ जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं, मेथेन हो जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाते हैं। ठीक है, ये सब गैसें होते हैं जो कि इफेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउस के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। इन लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को सूचीबद्ध करना है, इनलिस्ट करना है। तो सबसे पहले आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरे बाद हम लोग बात करते हैं मेथेन गैस की बात कर लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड की हम लोग बात कर लेते हैं, ओजोन की बात कर लेते हैं, वाटर वेपर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये सब हम लोग इन लिस्ट में इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक जैसे कि एक एक गैस को एक एक मतलब आप लोग को डिफाइन करते चले जाएंगे। और ये वीडियो आप लोग का मतलब ये आप लोग को क्वेश्चन भी अच्छा खासा हो जाएगा, लॉन्ग भी आ सकता है इसमें। ठीक है, और तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि है साइकोमेट्रिक चार्ट। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं ना, ये एक एक ग्राफिकल या फिर कह सकते हैं प्रतिनिधित्व है, जो हवा के थर्मोडायनामिक गुणों को दर्शाता है। जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई या फिर एंथैक्सी हो गई। इसको क्या करता है, मापने का कार्य करता है। जैसे में एयर कंडीशन का डिजाइन। ठीक है, उसके बाद ह्यूमिडिटी कंट्रोल, एनर्जी इफिशियंसी, वेंटिलेशन सिस्टम, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि आर्टिकरण या निद्रातिकरण। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डी इसमें की हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कि है पहले की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें क्या है, हवा में जो नमी होती है उसको बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकरण के नाम से कहते हैं, यानी कि ह्यूमिडिफिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें सीधा फंडा होता है कि हवा में जो नमी है उसकी मात्रा को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, जिसे हम लोग आर्टिकरण कहते हैं। ठीक है, वही हम लोग बात करते हैं दूसरे के निरार्द्रीकरण की। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हवा में जो नमी है उसकी मात्रा को कम करने की प्रक्रिया है। सीधे साफ शब्दों में एकदम समझ में आ जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, वही हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि क्रमिक नमी की मात्रा के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, वह नमी की मात्रा होती है जिसमें एक पदार्थ संरचना के गुणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे स्टोरेज, प्रोसेसिंग या फिर क्वालिटी, ये सब हम लोग को देखने को मिल जाता है। आगे की हम लोग बात करते हैं
दाल बचाने की गीली प्रक्रिया का एक स्वच्छ एवं नामांकित प्रवाह का आरेख बनाइए। इसमें देखिए आप लोग को डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहले देखिए मिलिंग प्रक्रिया क्या होती क्या है इसके बारे में फ्लो डायग्राम अगर बनाना होगा तो ये हम लोग बनाएंगे। जैसे पल्स ग्रेन, जिसमें ग्रेन की बात किया है तो हम लोग क्या करेंगे, पल्स के ग्रेन को लेंगे, फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, क्लियरिंग करेंगे, मतलब उसकी सफाई कर देंगे अच्छे से, उसको भिगोएंगे, फिर उसके बाद उसका छिलका डिहॉलिंग करेंगे, फिर उसकी ग्रीनिंग करेंगे यानी कि उसकी पिसाई करेंगे, फिर उसकी क्या करें सर्जरी फॉर्मेशन करेंगे, फिर सेंटाफिक्मेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे प्रोडक्ट कलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद पैकेजिंग कर देंगे। तो ये हो जाता है हम लोग का डायग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है जी वाला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस तकनीक की मजबूत एवं कमजोरी को लिखना है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग को लिखना है। तो हम लोग पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ यानी कि उसके ताकत के बारे में। नियंत्रित वातावरण में फसल का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं यानी कि कंट्रोलेड इन्वायरमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन। दूसरे की हम लोग बात करते हैं तो ईयर राउंड प्रोडक्शन पॉसिबल हो जाता है, वाटर कंजर्वेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग जल को भी अच्छे से रोक के रख सकते हैं, वर्ष भर वर्ष मतलब पूरे साल हम लोग उत्पादन भी देखने को मिल जाता है। वही हम लोग वीकनेस की यानी कि कमजोरियों की बात करते हैं, जैसे हाई हो जाता है, जैसे कि हाई प्रारंभिक लागत हो जाती है, मतलब ज्यादा हम लोग को पैसा लगाने की आवश्यकता हो जाती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जाती है, ऊर्जा की आवश्यकता हम लोग को देखने को मिल जाती है, नीड फॉर टेक्निकल एक्सपेस्टिव हो जाता है यानी कि तकनीक ज्ञान की आवश्यकता भी देखने को इसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया था। अब हम चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ जो कि है सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। तो हरित गृह के सूक्ष्म जलवायु के विभिन्न अवयवों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब डिफरेंट कंपाउंड ऑफ माइक्रो क्लाइमेटिक विद इन ग्रीन हाउस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि किसको किसको डिस्क्राइब करना है, कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में जैसे पहले आ जाता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एयर मोमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को आप लोग को लिख देना है अच्छे से और लिख देंगे, बस इसी पे आप लोग का नंबर देखने को ज्यादा मेन यही होते हैं। कीवर्ड को आप लोग ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से आप मॉइस्चर के बारे में आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, एयर मोमेंट लिख सकते हैं। तो ये सब की पॉइंट है जिसको आप लोग को नोट करेंगे और उसको इसके बारे में आप लोग को अच्छे से पता भी होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बी की तरफ चलते हैं। इसमें हरित गृह के शीतकलन के तंत्र डिजाइन करने के लिए क्या मापदंड हैं, यानी कि व्हाट आर द डिजाइन डिसीजन क्राइटेरिया फॉर्म कूलिंग सिस्टम ऑफ ग्रीन हाउस। तो इसको हम लोग बात कर लेते हैं जैसे कि ग्रीन हाउस के कूलिंग सिस्टम की डिजाइन में जो निम्नलिखित मापदंड का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पहला हो जाता है टेम्परेचर कंट्रोल, फिर ह्यूमिडिटी कंट्रोल, एयर एयर सर्कुलेशन, उसके बाद एनर्जी इफिशियंसी, उसके बाद वेंटिलेशन। यही मापदंड का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। ग्रीन हाउस के फसलों के चयन के मापदंड क्या है। देखिए ग्रीन हाउस के जो मापदंड होते हैं उनका चयन हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं। सब में से भी देखने को मिलता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टॉलरेंस होने चाहिए, ठीक है, और लाइट का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ग्रोथ पीरियड होनी चाहिए, मार्केट डिमांड होनी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है जिससे कि हम लोगों को अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डी की क्वेश्चन की तरफ चल चलते। ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न ग्रोइंग मीडिया के संबंध में लिखिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग को बहुत ही आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि जो ग्रोइंग मीडिया होती है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है जिसमें जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग पहला आ जाता है सॉयल, ठीक है, ये प्रारंभिक मीडिया जिसे हम लोग भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मीट मास, ठीक है, उसके बाद आता है पारलाइट, फिर आता है वैक्यूम लाइट, ठीक है, फिर उसके बाद आता है कोको क्वाइलर, फिर उसके बाद आता है रॉकूल, ठीक है। ये सब हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं जैसे कि है हाइड्रोडायनेमिक क्या है, इसके गुणों का वर्णन भी हम लोग को करना है। जैसे व्हाट
इज द डायनोमिक, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। तो इसमें देखिए, ये जो हाइड्रोडायनेमिक एक तरल पदार्थ के प्रवाह और उसके गुणों का अध्ययन करता है, जिसमें विशेष रूप से जब वे गति होते हैं, ठीक है, तो हम लोग सीधे बात कर लेते हैं उसके गुणों की। जैसे फ्लो रेट, ठीक है, जो कि तरल आयतन के प्रवाह दर को भी नापा जाता है, ठीक है। आता है उसके बाद दबाव यानी कि प्रेशर, यानी कि तरल द्वारा लगाया गया दबाव होता है, ठीक है। विस्कोसिटी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है टर्बुलेंस, फिर उसके बाद आता है लेमिनर फ्लो। ये सब हम लोग को किसमें देखने को मिल जाता है, हाइड्रोडायनेमिक क्या है और इसके गुणों का वर्णन कीजिए, इसमें हम लोग इसको देख लेते हैं। उसके बाद आता है पेंच संवहन क्या है और इसके कार्य सिद्धांत का वर्णन भी हम लोगों को करना है। तो व्हाट इज अ स्क्रेस्ट कन्वेयर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सीधे हम लोग कह सकते हैं कि जो स्क्रब कन्वेयर होते हैं, ठीक है, इसमें क्या हम लोग को देखने को मिलता है, ये एक हम लोग कर सकते हैं मैकेनिकल डिवाइस होती है, ठीक है, जो सामग्री के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें हम एक घूमने वाला स्क्रू होता है, ठीक है। जैसे कि पहला आता है स्क्रू की घुमाव, दूसरा आता है मटेरियल ट्रांसपोर्ट, तीसरा आता है इनलेट एंड आउटलेट। तो हम लोग बात करते हैं स्क्रू की घुमाव के बारे में बात करते हैं। तो ये जो नीचे स्क्रू लगी रहती है वो घूमता है और सब सामग्री जो उस पर हम लोग रखते हैं उसको आगे बढ़ाता है, ठीक है। मटेरियल ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात करते हैं तो ये स्क्रू में घुमाने के कारण आगे बढ़ती चली जाती है। और इनलेट आउटलेट का मतलब होता है सामग्री इनलेट में प्रवेश करती है और आउटलेट से बाहर निकलती है, ठीक है। उसके बाद आरेख की सहायता से पुनः चक्रण बैच ड्राइवर का वर्णन करना है, यानी कि कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख लेते हैं, जैसे कि स्क्रू लेटिंग जो बैच ड्रायर होता है, एक प्रकार का ड्रायर है जिसमें गर्म हवा का पुनरावर्तन होता है और सामग्री को बैच में सुखाया जाता है। जैसे गर्म हवा को इनलेट करना, डायग्राम अगर हम लोग को बनाते हैं तो गर्म हवा का क्या नाम है, इनलेट किया जाता है, ठीक है। ड्रायर चैम्बर का उपयोग किया जाता है, फिर हवा को रिस्कुलेशन किया जाता है, ठीक है। फिर हीटर का भी प्रयोग किया जाता है, फिर हॉट एयर को आउटलेट कर दिया जाता है, ठीक है। ये सब इसके आरेख में आ जाते हैं वेट ड्रायर में, मतलब सुखाने की प्रक्रिया एक तरह से कह सकते हैं। सेक्शन सी की हम लोग बात करते हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें 10 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउस की बनावट में अपनाए जाने वाली मापदंड की व्याख्या कीजिए एवं कम लागत में ग्रीन हाउस के निर्माण एवं विधि उसमें आने वाली लागत का वर्णन करना है। तो देखिए ग्रीन हाउस बनाना है, ठीक है, डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या मटेरियल होती है, कितना लो कास्ट में कैसे ग्रीन हाउस को हम लोग तैयार कर सकते हैं, सब कुछ इसमें आप लोग को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ग्रीन हाउस के जो कैटेगरिया या फिर डिजाइन की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, स्थान का चुनाव करते हैं, लोकेशन एंड क्लाइमेट देख लेते हैं, ठीक है। क्रॉप रिक्वायरमेंट, कौन से क्रॉप को कहाँ किस समय लगाना है, स्ट्रक्चर एंड मटेरियल का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद वेंटिलेशन एवं कूलिंग के लिए हम लोग को उसमें आवश्यकता पड़ती है, इरिगेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो ये सब हम लोग को डिजाइन और मापदंड की आवश्यकता देखने को मिल जाती है। और भी इसमें होते हैं, जैसे हम लोग को कह सकते हैं कि लो कास्ट है तो हम लोग को साइट का सिलेक्शन देखने को मिल जाता है, डिजाइन एंड प्लानिंग कर लेते हैं, फार्म का निर्माण कर लेते हैं, कवरिंग कर लेते हैं, सिंचाई वेंटिलेशन के लिए हम लोग भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मूल्य हम लोग कह सकते हैं 50,000 से 5 लाख तक चला जाता है कम से कम में। और ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लागत में हम लोग कितना एरिया में है और कितना में हम लोग बनाते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल आप लोग को क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें 10% नमी वाला 1800 किलोग्राम अन्न प्राप्त करने के लिए 18% नमी वाला अन्न कितना चाहिए, ये आप लोग का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है और इसको आप लोग को करना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसको आप लोग न्यूमेरिकल है और इसका आप लोग न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कन्वेयर क्या है, इसके सिद्धांत एवं क्रिया विधि का विस्तार में वर्णन करना है। व्हाट इज ए कन्वेयर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन वर्किंग मैकेनिज्म। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि मैकेनिकल उपकरण है। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस है जो सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले बेल्ट या स्क्रू का भी प्रयोग करके हम लोग एक स्थान से ले जा सकते हैं, या फिर सामग्री को निरंतर प्रवाह के माध्यम से भी लेके जा सकते हैं। मैकेनिकल में जो वर्किंग मैकेनिज्म होते हैं, जैसे मोटर हो गया, डिवाइस हो गया, ठीक है, और बेल्ट स्क्रू ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, सब को मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा हम इसमें आप लोग को नहीं बताएंगे और आप लोग इसको लिख लीजिएगा। डी की क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और डी वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को समझ में भी आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सौर सुखावन क्या है और सुखावन के लाभ एवं हानियों को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए सोलर ड्रायर का मतलब क्या होता है ये जानिए, और लिस्ट बनाएंगे आप लोग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज सोलर ड्राइंग के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। तो सोलर ड्रायर होता क्या है, तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें सूर्य की ऊर्जा को उपयोग करके सामग्री को सुखाया जाता है। ठीक है, जैसे एनर्जी सेविंग, ऊर्जा की बचत भी हम लोग कर सकते हैं, ये सब एडवांटेज में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, मतलब परिवहन सहित सुखाने की प्रक्रिया भी होती है ये भी। लो ऑपरेशन कॉस्ट भी होता है और सिंपल टेक्निक भी होती है। ठीक है, उसके बाद इसके डिसएडवांटेज की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये वेदर डिफिशियंसी होती है, मतलब वेदर अगर अच्छा है तो आप लोग सुखा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं सुखा पाएंगे, तो इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। मतलब हमको हमेशा सूर्य के रोशनी की आवश्यकता देखने को मिलती है। उसके बाद आता है स्लो प्रोसेस। अब सूर्य के प्रकाश में आप लोग कितना ही क्या भी सुखा पाएंगे। तो गर्मी का दिन अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग कितना ही सुखा पाएंगे, सबको पता है। ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है और धीरे धीरे भी काम करती है। और प्लेस की रिक्वायरमेंट, जाहिर सी बात है आप लोग को अगर कुछ सुखाना है सूर्य के रोशनी में, तो आप लोग को एक स्थान की आवश्यकता जरूर देखने को मिलती है। और काम की अधिनियमितता, मतलब गुणवत्ता में अधिनियमितता होती है, जो क्वालिटी होती है उसकी भी अधिनियमितता होती है, उसकी कमी देखने को मिल जाती है। तो ये हो जाता है सोलर डायोड। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो में अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। और हम आपको बता देते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।